सो आई एम निकिता और आपका इस चैनल पे स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद निकिता। आज हम मोल कंसेप्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेकर सुपर लेवल तक करेंगे एंड एक एक टॉपिक यहाँ पर कवर होगा एंड वन शॉट में फुली रिवाइज कर लेंगे दैट कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन जो हो वो सॉल्व कर पाओ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल कंसेप्ट में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मोल होता क्या है। मोल इज जस्ट अ नंबर। ओके, तो हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे 5 kg राइस, 5 लीटर ऑयल। हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई नंबर ज़रूर होता है। वैसे ही एक मैटर, एक मास जो किन्नी करोड़ों एटम्स का बना हुआ है, उसके जो नंबर्स को गिनने में, मतलब उनको गिनने में कोई नंबर है जिसे हम मोल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम बोलते हैं एक दर्जन में 12 केले आते हैं, वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स एटम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पार्टिकल्स में बारे में पढ़ेंगे, ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। पार्टिकल्स, सबसे पहले एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आर मैटर। ओके, एक मैटर है, एक मास है। अब आप किसी को भी मास मान लो, बुक को मान लो, आप अपने मोबाइल को मास मान लो, आप अपने पेपर को मास मान लो, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो हमारा एटम होगा एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड वो डिपेंड करता है उस एटम पे कि वो इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जो एक एटम है वो एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है एंड डिपेंडेंटली भी। मतलब कोई ऐसा भी एटम का हिस्सा हो सकता है जो किसी के साथ में एग्जिस्ट करे, ठीक है, एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। हम एग्जांपल देखते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है मतलब जैसे आपने सुना होगा जो नोबल गैसेज है हमारी, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इन्हें किसी का साथ चाहिए, इन्हें कोई साथी नहीं चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, बट कुछ डिपेंडेंट होती है, जैसे कि हमारी हाइड्रोजन। अब अकेला एच का एटम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए उसे साथ अपना साथी चाहिए, जो उसका साथी है वो एच है, और एच मिलकर तभी हाइड्रोजन बनेंगे। सो वो हो गया डिपेंडेंट वाला। ठीक है, अब आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल वो है सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब हाँ 100% ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे एच और एच मिलकर साथी बन गए, अब ये हमें एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, एक हीलियम का मॉलिक्यूल, ठीक है, जो है एटम की वजह से भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड मॉलिक्यूल भी इसका यही है, हीलियम। ठीक है, एंड अब हमने सपोज लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम हमारा ऑक्सीजन का है। तो इसे हम बोल देंगे एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं, मतलब एटम्स को जुड़कर हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है और लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स को जोड़कर हमारा एक मैटर बनता है। ठीक है, अब हम करते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, हम आयंस को बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स तो हम एटम्स को ही बोल रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स को ही बोल रहे हैं ना, अगर उन पर कोई चार्ज आ जाए तो हम उनको आयंस में कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि वो या तो वो कैटाइन बनेगा या तो वो एनाइन बनेगा। कैटाइन मतलब अगर सपोज दिस इज सोडियम एंड सोडियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो एंड वो कैटाइन बन जाएगा, एंड क्लोरीन जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एनाइन बन जाएगा। तो कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं हमारे एटम्स में, स्थितियाँ उनकी ऐसी आ जाती हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए, लॉस करना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए, तब वो आयंस का रूप ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्टेट आती है। ठीक है, अब हम ई से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट। एंड ए इज़ फॉर मास नंबर, जेड इज़ फॉर एटॉमिक नंबर। ज़्यादातर 100 एंड मतलब 99 पॉइंट बच्चे पहले ये कंफ्यूज हो जाते थे कि ए से होगा तो एटॉमिक नंबर होगा। आपने बिल्कुल इसका उल्ट सोचना है, मतलब ई से एलिमेंट, नीचे जेड लिख देना है। मतलब आप लिखते नहीं, काउंटिंग शुरू करते हैं ऊपर से A2 और लास्ट में आता है जेड। अब ऊपर ए लिख दो, नीचे जेड लिख दो। अब आपको ये याद हो गया होगा कि मैंने उल्ट करना है, मतलब नीचे जेड को अपने एटॉमिक नंबर लिख देना है एंड ए को मास नंबर। ठीक है, अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन करनी है फॉर्मूला की, मास नंबर होता है मास का टोटल नंबर। मास मतलब टोटल कितना है, जो प्रोटॉन्स जो न्यूट्रॉन्स वो जुड़कर आपस में बने हैं उन्हें बोलते हैं मास नंबर। और एटम का नंबर कौन सा होगा, ये कौन सा वाला एटम है, वो हमारे प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, मतलब एटम का नंबर तो हमारे प्रोटॉन्स बता रहे हैं एंड जो टोटल होगा वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बता रहे हैं। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल तो नहीं हो सकते, सो प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? हमारे इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, हमारे जो आयन होते हैं ना, ये इसके लिए आप स्पेशल याद रखना कि आयंस अगर वो इलेक्ट्रॉन वगैरह लॉस गेन कर ले तो हमारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर होगा बिल्कुल सेम रहेगा। प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है चार्ज। ठीक है, अगर हमने प्रोटॉन्स इन अ पार्टिकल निकालना है, मतलब कोई बड़ा सा पार्टिकल बोलो, NaCl, NaCl, Na2SO4, कोई भी पार्टिकल, उसमें आपने प्रोटॉन्स निकालने हैं तो उनका सम करोगे, मतलब एक का प्रोटॉन तो भी पता चल जाता है। ठीक है, एक का प्रोटॉन निकाल कर आप ये देखोगे कितने उसके पार्टिकल्स है, लाइक N2 है, अब एक N का निकाल के उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना। और
इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। पहले तो सबको पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स निकाल देंगे, ठीक है। देन उसमें से कैथोड माइनस कैटाइन और प्लस एनाइन कर देंगे। मतलब माइनस क्यों करेंगे कैटाइन को, मतलब उसने लॉस कर दिया उसे माइनस, एंड एनाइन जो गेन किया वो प्लस हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स इन पार्टिकल्स क्या होते हैं, ए माइनस जेड, मतलब कि जो मास माइनस हमारा एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमारे जो बच जाएंगे वो न्यूट्रॉन्स होंगे एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो को मेंटेन करके रखते हैं। अब एटॉमिक मास, अब जो हमारा सबसे छोटा एटम है उसका मास कैसे निकालें। एटम्स आर वेरी स्मॉल, डिफिकल्ट टू फाइंड वन एटम मास, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम एक छोटे से छोटे टुकड़े को पहले निकालें, उसे मेजर करें, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक चीज़ को स्टैंडर्ड मान लिया, मतलब एक कन्वेंशनल स्केल मान लिया। तो हमने एक एटम लिया कार्बन 12, मतलब हमने सपोज एक मॉलिक्यूल कंपाउंड ले लिया कार्बन का, मतलब कितने कितने कार्बन, कार्बन 12 के गुच्छे बने ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक गुच्छे को निकाला, मतलब एक एटम को निकाला उसमें। तो हमने कहा भी ये इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, तो हमने बोला कि पार्टिकल्स सब में कांस्टेंट होते हैं, मोल नंबर होता है 6 इंटू 10⁻23। तो हमने कहा हमने अगर इसका एक एटम निकाला तो इसका वेट, तो हमने पहले वेट मेजर कर दिया। हमने कहा इसका 12 ग्राम वेट है और इसमें 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। मतलब हमने 12 ग्राम में से एक एटम को ऐसे उठा लिया, उसके कार्बन के एक छोटे से एटम को उठा लिया कार्बन 12 के गुच्छे में से। कार्बन 12 का जो एक एटम था उसमें से हमने एक उसका सबसे छोटा हिस्सा उठा लिया और कहा ये सबसे छोटा हिस्सा, ये 1/12 हिस्सा है, मतलब एक हिस्सा है 12 में से, ठीक है, कार्बन 12 का। एंड हमने कहा इसमें 6 × 10⁻23 एटम है, ठीक है। एंड हमने कहा इसे नाम दे दिया AMU, मतलब एक एटम का मास यूनिट मतलब सिंगल पॉइंट मास कह सकते हो आप, ठीक है। एंड हमने वो इसे स्टैंडर्ड मान लिया। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों माना, क्योंकि वो हमें करेक्ट वैल्यू दे रहा था, ठीक है। तो हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया। हमने कार्बन 12 अपने सामने रख दिया, उसका छोटा सा एटम का हिस्सा, तो हमने बाकी लेकर आए। हम पहले हीलियम को लेकर आए। हमने कहा भी हीलियम का वेट कितना होता है, 4 ग्राम, ठीक है। तो 4 ग्राम होता है। एंड हमने इसके छोटे से हिस्से को जब हमारे 4 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा कि ये जो है छोटा, ये जो हीलियम है ये हमारे छोटे से हिस्से से 4 गुना ज़्यादा है। तो हमने कंपेयर किया तो हमने इसे बोल दिया रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा भी 8 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना थे, 12 ग्राम। और हम यहाँ पर अब देखो एटम की आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भरे पड़ते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मास नंबर होता है एंड जो एटम का नंबर है वो प्रोटॉन से बचलता है एंड साइड में जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो 1 AMU है हम इसे लिखा था 1/12, ठीक है, 12 ग्राम के वेट में से एक उठाया था। तो हमने कहा हमने तो ये बोला है 6 × 10⁻23 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमने एक छोटा हिस्सा उठाया 6 × 10⁻23 में से, ठीक है। ये इमेजिनेशन है ज़्यादातर, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। तो हमने कहा भी एक एटम जो हीलियम होगा उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि जो हमने सबसे छोटा हिस्सा लिया जिससे हम कंपेयर कर रहे थे, हमने उसे करीब 1 मान लिया और बाकी सबको कंपेयर करके लिख दिया कि वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। कार्बन 12 क्यों ही चुना, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू देता है, मतलब वो रेसिप्रोकल वगैरह में देता, डेसिमल्स में नहीं देता, करेक्ट वैल्यू देता है। एंड ये हम सबने किस में मेजर किया, ऑन परफेक्ट कन्वेंशनल स्केल, मतलब एक परफेक्टली स्केल पर मेजर किया। हमने कार्बन को एक स्टैंडर्ड माना था, कार्बन को हमने एक राजा सा माना था, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐड किया है कि इफ़ ये मोलैरिटी का पॉइंट है कि इफ़ HCl 2 टाइम हम लेंगे तो उसकी मोलैरिटीज़ जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। एंड यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी थी AgCO3 की, क्या कर देगा AgO CO2, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा CO3 और CO2 में टूट जाएगा। क्योंकि ये आगे पॉइंट्स आने थे, कुछ यहाँ पर लिख लिए, स्पेस नहीं थी, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की और बाई मोल्स की रेशो 6 × 10⁻23 होती है एंड मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स के जो इक्वल होता है, ठीक है। सो हम आगे करते हैं। तो हम कहाँ पर थे, कन्वेंशनल स्केल वाला कर रहे थे। हमने कहा भी अगर हम नॉन कन्वेंशनल स्केल की बात करते हैं, करेंगे नॉन कन्वेंशनल स्केल का, ठीक है। मतलब नॉन कन्वेंशनल मतलब कोई स्टैंडर्ड वगैरह नहीं मानना है। हमने पहले तो कार्बन को स्टैंडर्ड माना हुआ था। अब नॉन कन्वेंशनल मतलब कार्बन की जगह कोई भी स्टैंडर्ड मान लो। हमने एक इन्वेंशन की, हम साइंटिस्ट जी ने एक इन्वेंशन की, हम एक साइंटिस्ट बन गए और हमने इन्वेंशन की, हमने एक एटम की खोज कर दी, उसका हम नाम रख देते हैं अल्फा एटम, या कोई भी, ठीक है। तो हमने कहा हम इसको स्टैंडर्ड मानेंगे, तो आप जो मर्जी कर लीजिए, तो कहते वो मान लो फिर आप, ठीक है। तो मतलब कि कोई जो मर्जी ले लो, बट कार्बन 12 से कंपेयर करना है। हमने देखना कि हमारा एटम कितना स्ट्रॉन्ग है और कार्बन 12 कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम ये कंपेयर करने के लिए अब लग गए। मीन्स कोई भी ले लो आप, ठीक है। अब देखो अगर आपने कोई भी अल्फा एटम लिया होगा तो हम उसके साथ भी सेम प्रोसीजर करेंगे, मतलब उसका भी एक एटम निकालेंगे। अल्फा एटम चलो एक ही एटम है, उसका सबसे छोटा हिस्सा निकालेंगे 1/x। एक्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब हमें कार्बन का तो वेट पता था 12 ग्राम है, अब अल्फा का निकालेंगे तो फिर 100 सदियाँ साल हो जाएंगे, तो हमें कन्वेंशनल स्केल कंसेप्ट भूल जाएगा। तो हमने कहा 1/x होगा, मतलब कोई भी जितना टोटल हिस्सा होगा उसका 1 पार्ट हमने उठा लिया। तो हमने बोला हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे कार्बन 12 से कि अगर हमने अल्फा एटम लिया होता तो हमारे क्या मास कौन कौन से आ जाते, ठीक है। तो आप पेपर में आपको मेंशन वो करेंगे क्योंकि उन्होंने निकाला होगा कि उसका कितना वेट होगा, ठीक है। जैसे क्या हमारा फॉर्मूला बना, नॉन कन्वेंशनल पे कैसे एटॉमिक वेट निकाला, हम जो अल्फा एटम को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, हम साइंटिस्ट थे, हमने ये हुक्म दे दिया कि
हमने अल्फा आइटम को स्टैंडर्ड मानना है, देन क्या करोगे आप, है ना। तो हमने कहा हम उसके हिसाब से वेट निकालेंगे। तो हमने कैसे वेट निकाला, पहले तो असली एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है, जो जिसका हम निकालना चाहते हैं, इंटू x/12। मतलब स्टैंडर्ड 12 को ही मानना है, मतलब वो कन्वेंशनल, वो सच्चे साइंटिस्ट ने कहा। हम तो ऐसे जैसे फ्रॉड साइंटिस्ट थे ना, वो ऐसे ही बोल गए, तो हम ऐसे थे। तो हमने कहा भी चलो अल्फा आइटम कर देते, कोई बात नहीं। तो हमने नीचे अपना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अपना हमारा 12 ज़रूर रखना, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, और आप अपना जो भी अपना फालतू है वो अपना एक्स जो वहाँ पर रख दो, ठीक है। कंपेयर कर लो कि फॉर्मूला कोई भी आ सकता है, एंड देन बट आपका आंसर अलग सा ही आएगा कुछ। तो मतलब ये बताना चाहते हैं कि कार्बन 12 के आगे किसी को औकात नहीं है कि वो अपना कोई और दे, ठीक है। अब आता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट मतलब खुद का ओरिजिनल एटॉमिक मास, ठीक है। पहले वो कन्वेंशनल, मतलब पहले सच्चे आएंगे, बाद में फ्रॉड वाले, ठीक है। मतलब AMU को हमने बोला हुआ था 1/12 हिस्सा एंड 1/6 × 10⁻23। तो इसका हमने निकाल कर देखा 1.67 × 10⁻24 ग्राम इसका वेट आया, जो सबसे छोटा हिस्सा निकाल कर रखा था ना हमने बाहर। तो हमने करीब करीब 1 मान लिया, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो हीलियम से कंपेयर करते हैं। तो हमने कहा कि हीलियम का तो 4 था, अब इसका 1.67 है, तो हमने हीलियम का कितना मान लिया, 4 ग्राम, ठीक है। तो हमने कहा भी अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल स्केल की, ठीक है, तो हमने वही बात दोबारा छेड़नी है कि अगर हमने अल्फा एटम लिया होता, मतलब हमने अल्फा एटम लिया, हमने कहा कि भी हमने ना इसका 1/x पार्ट निकाल लिया। अब इससे है ना हीलियम से कंपेयर करो, ठीक है। तो हीलियम का वेट तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की अलग वैल्यू है, हमारे कार्बन की थी 1/12, अब अल्फा की होगी 1/x। तो हमने क्या किया, तो हमने ये बात पहले कह दी, आप जो मर्जी आइटम खोज के ले आओ नॉन कन्वेंशनल स्केल पे, उसकी इतनी औकात नहीं होगी कि वो हमारे हीलियम का अपना मास चेंज कर देगा। हीलियम का मास 4 ग्राम ही रहेगा, बट अगर हम उसे कंपेयर करने लग जाएं आपके फालतू से आइटम से, देन वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास को चेंज कर देगा, ठीक है। इतनी सी बस बात है। तो हमने लिख दिया जो ग्राम एटॉमिक मास है, जो मेजर करते हैं वो कैसे निकलता है, जो उसका अपना मास होगा। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो 4 है और उसमें कितने पार्टिकल्स हैं वो तो आपको नॉर्मली पता होगा, उसे ग्राम एटॉमिक मास कह देंगे, ठीक है। वो बिल्कुल इक्वल होगा हमारे कन्वेंशनल स्केल पे। बट अगर कोई केस हमने उसको अलग मान लिया, कोई अल्फा एटम से मान लिया, तो वो कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जब कार्बन का निकाला तो 1 पॉइंट कुछ था, बट अब अल्फा का निकालोगे उसका 2 पॉइंट कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एंड वो हमने ये काम किए थे नॉन कन्वेंशनल स्केल पे। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो सेम होता है एटॉमिक मास इसके लिए, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ग्राम एटॉमिक मास को क्या लिख सकते हैं, 12 × अवोगाड्रो नंबर। अगर आपको किसी में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, मास ऑफ एटम, टोटल कितने मास ऑफ एटम है, मास ऑफ पर एटम, मतलब 100 ग्राम आपके बोरा है, उसमें 100 ग्राम हीलियम पड़ी है, तो हमने बोला भी 100 ग्राम हीलियम है, तो मतलब कितने एटम्स होंगे हीलियम के, हमने कहा 100 ग्राम है हीलियम, बट हमारे एक जो हीलियम है उसका क्या है, 4 ग्राम। तो 1 से डिवाइड करके हमने निकाल लिए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं मोल। तो मैंने मोल का आपको बता दिया कि अवोगाड्रो नंबर इसे बोलते हैं। मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए लिखते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर्मूला मास लिखते हैं हम आयंस के लिए, ठीक है। जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। अब 1 मोल में क्या आता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं हम, O2, मतलब इसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन आएगी, मतलब जो उसका असली जो वेट होगा वो आएगा। उसमें कितने पार्टिकल्स आएंगे, 6 × 10⁻23। उसमें कितना वॉल्यूम आएगा, 22.4 लीटर। एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट क्या आएगा, 0.55 mg, ठीक है। एंड अगर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला से निकालना है, जैसे अलग अलग चीज़ें निकालनी है, आप क्या लिख दो, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको इक्वल कर दो पार्टिकल्स अपॉन 6 × 10⁻23। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं तो एटम्स तो आप निकाल सकते हो, इक्वल कर दो वॉल्यूम बाय 2.4। मतलब ये सिर्फ गैसेस के केस में वैलिड है, नॉट फॉर आर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। तो STP में क्या टेम्परेचर होता है, 273 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अगर प्रेशर कहीं पर भी 1 बार दे दिया तो 22.7 लीटर लिखाना, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम के क्या निकालेंगे, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जो ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलर मास जो भी हम निकालेंगे, ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जैसे हम लिखेंगे ना, तो वो हमारे मोल्स के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मैं स्पेशल लिखा है कि अगर वाटर लेंगे तो आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम निकाल कर अपना आंसर निकाल सकते हो वॉल्यूम का, बट हम दूसरा केस नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करके जितने भी उसमें प्रोटॉन्स होंगे उसे मल्टीप्लाई कर देना, टोटल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास, मतलब उस एटम का कितनी एबंडेंस है इनटू इट्स एटॉमिक मास। सपोज हमने दिया है क्लोरीन है 35.5 है एंड इसकी 70% एबंडेंस है, मतलब 70 × 35.5 प्लस और दूसरे क्लोरीन की कितनी है 37.5 की, बाकी जो बच गया 100 से माइनस कर दो, ठीक है। तो डिवाइड बाय 100 अगर परसेंटेज निकालनी, फ्रैक्शनल में दिया तो नॉर्मल कर लो, ठीक है। तो ये होगा हमारे इसके लिए। बट अगर हमने एवरेज मोलर मास निकालना है, मतलब
जो हमारी गैसेज होती हैं, सपोज एक डब्बे में गैसेज बंद कर दी CH4 एंड हीलियम, तो हमें ये पता था दोनों के मोल्स को मिलाकर 1 मोल होगा इसमें टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक होगा x, एक होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, बड़े में छोटा माइनस कर दोगे ना। तो हमने परसेंटेज कैसे निकाल ली, पहले CH4 की निकाल ली, ठीक है, फिर हीलियम की निकाल ली, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी परसेंटेज इंटू मोलर मास कर दिया, मतलब मोल्स इंटू मोलर मास प्लस सेकेंड गैस की मोल्स इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, इसमें एवरेज कितनी है, ठीक है, मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। N1 क्या है, हमारे जो मोल्स ऊपर से हमने निकाल लिया अलग अलग, और इनका मोलर मास मल्टीप्लाई में कर देना, ठीक है। अब आता है कैनिज़ारो मेथड, मतलब एक मोल ऑफ कंपाउंड में, जैसे मैंने लिखा ना एक मोल ऑफ कंपाउंड में कितनी ऑक्सीजन है, 32 ग्राम। तो इसने बोला कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास है ना उतनी तो होनी चाहिए, बस उतनी है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये कैसे हमने लिखना है, इसमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को क्या कहते हैं, तो 100 ले लो सैंपल, 100 ग्राम क्यों लिखते हैं कि फुली लिख दिया, हम बोलते हैं 100% ठीक है, मतलब फुली 100 हम मानते ठीक को, ठीक है। 100 ग्राम मास मान लिया डिवाइड बाय जो इतनी परसेंटेज दी है इंटू मोलर मास, मतलब कितना हमारा जो है मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमने परसेंटेज निकालनी है मास की, कितना कंपाउंड में जितना सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस बाय टोटल कंपाउंड की, मतलब वो मास वो एटम कितना एग्जिस्ट कर रहा है उस कंपाउंड में, ठीक है। देन आती है आइडल गैस इक्वेशन से, PV इक्वल टू nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट कैसे रखना है, 0.0821 लीटर पर एटमॉस्फेयर जो ज़्यादातर यूज होता है, पर केल्विन पर मोल 1/12 लिख सकते हैं, 0.083 लीटर पर बार पर केल्विन पर मोल सेम रहेगा, 8.34 फॉर जाउल एंड 2 कैलोरीज फॉर और 2 कैलोरी पर मोल में हो जाएगा, कैलोरीज में लिखना होगा आपने, ठीक है। अगर आपने एटमॉस्फेयर को mmHg में चेंज करना है, मल्टीप्लाई विद 760, अगर एटमॉस्फेयर में लेना है तो एटमॉस्फेयर में बाहर आना है, डिवाइड कर दो वापस से। डेंसिटी होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, मतलब उसकी अपनी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, जिसे लिखते हैं PV इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू RT, ठीक है। अभी डेंसिटी क्या है जो हमारी जो कंटेनर में पड़ी है, ठीक है, वो होगी, इसमें कितनी होगी, एक गैस की मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक की तो अपनी खुद की होगी, अगर ज़्यादा गैसेज डाल दी तो क्या होगा, पहले एवरेज निकालेंगे कितना है मोलर मास, फिर हम डेंसिटी निकालेंगे। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को हम क्या हमने माना है कि हम स्टैंडर्ड मानेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो किसी भी मोलर मास आप लिख सकते हो गैस का डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होती है, मतलब किसी का मोलिकुलर मास, अब हाइड्रोजन का मोलर मास 2 लिखना है, मतलब वेपर डेंसिटी मोलर मास का क्या रिलेशन है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाय 2, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, अगर प्रेशर और गैस कांस्टेंट टेम्परेचर हम इक्वल रख देंगे तो हमारी वेपर डेंसिटी मोलर मास बिल्कुल एक हो जाएंगे, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, एक गैस की डेंसिटी डिवाइड बाय दूसरी गैस की डेंसिटी, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। अब आता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। अगर आप किसी आइस क्यूब को रख देते हो एटमॉस्फेयर में तो वो एक वॉल्यूम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन की जिसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है CXHY, ठीक है, जो गैस में है, प्लस X प्लस Y/4 O2 एंड XCO2 प्लस Y/2 पानी, ठीक है। एंड पानी को हम यहाँ पर नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ गैस के कोफिशिएंट्स को गिनेंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का, गैस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस गैशियस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट कर आप ये देख सकते हो कि वॉल्यूम कितना कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, ठीक है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन वो बैलेंस करना है तो अगर इसमें ऑक्सीजन भी हो तो Y/4 के साथ माइनस Z/2 लगा देना, बाकी सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आती है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मतलब किसी रिएक्शन को बैलेंस करना और उसे निकालना कि स्टैंडर्ड, जैसे आपको बताया था मैंने, ऑक्सीजन के 32 ग्राम होता है, 1 मोल होता है, इसमें इतने लीटर होता है, ये स्टैंडर्ड होता है ना, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जो भी पूछे आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखो रिएक्शन दी CH4 ऑक्सीजन प्लस CO2 वाटर, ये दे दी हमने, सबसे पहले बैलेंस कर दिया कि कितने किसके मोल्स हैं, ठीक है। 1 मोल CH4 का 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के, एंड 1 मोल CO2 दे रहा है एंड 2 मोल्स पानी दे रहा है। तो हमने ये लिख लिया नीचे इतने मोल, तो मतलब हमने कहा इसका 1 मोल है, मतलब इसका वेट कितना होगा 1 × 16, इसका है 2 × 2, ठीक है। मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास निकालें, मास कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास। अब मैंने 1 मोल लिख लिया, इंटू 16 इसका वेट लिख लिया, इसका 2 × 2 लिख लिया, इसका 1 × 44 लिख लिया, इसका 2 × 18 लिख दिया, ठीक है। अब अवोगाड्रो नंबर लिखते हैं। अब 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर n होते हैं, 2 मोल में 2 × हो जाएंगे, यहाँ पर 1 × 1 रहेंगे, ठीक है। अब लिमिटिंग अब वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, 22.4, 1 मोल में 2 में 2 × मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 है इसमें, ठीक है, 2। तो इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन पता होगी और हमने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन निकालनी है। अब लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो रिएक्शंस हो रही है उसमें कौन सा एजेंट है जो पहले खत्म हो जाएगा और हमारी रिएक्शन जो होगी वो कुछ, मतलब जो एक्सपेक्ट किए होंगे मोल्स हमने वो तो नहीं बन पाएंगे,
ठीक है। रीएजेंट विच कंज्यूम्ड ऑल कैलकुलेशंस आर बेस्ड, ठीक है, कि जो सब कंज्यूम कर लेगा। लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, कितने मोल्स हैं, पहले ये तो पता करो कितने मोल्स है बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, मतलब उसमें टोटल मोल्स और कोफिशिएंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कितने प्रेजेंट थे मोल्स उसके। अब मैं बोल रही हूँ 5 मोल, क्योंकि 5 मोल्स थे CH4 के एंड रिएक्ट जो है तो यहाँ पर 1 मोल के ही बने, ठीक है। अब 1 मोल का दिया, सपोज हाफ मोल रिएक्ट करे, ठीक है, हाफ किसी रिएक्शन में वेस्ट हो जाए, मतलब तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैसे लिखना है, सपोज रिएक्शन दी है, पहले इसको बैलेंस जरूर करें। इनिशियल मोल्स हमें दिए हैं, इसके 4 है SO2 के, ठीक है, हमने ये बता दिया है। ऑक्सीजन के हमें बता दिए 6 और हमने कहा 2 SO3 के 0 है, मतलब अभी ये रिएक्ट नहीं करे। जब ये रिएक्ट करके अब हम देखेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब कौन रह गया है जिसका आगे जो अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोल्स रिएक्टेंट मतलब कितने मोल्स थे, 4 थे, और कोफिशिएंट्स बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, जो जितने बनाएंगे वो, ठीक है, जितने प्रेजेंस थे और बाय जितने वो बनाएंगे 6/1, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा SO2 हो गया, ठीक है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा बाकी ऑक्सीजन के भी 2 मोल से रिएक्ट करेगा, मतलब 1 मोल SO2 होगा 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके 1 ही मोल SO3 का देगा, ठीक है। एंड कोफिशिएंट रिएक्शन को क्या लिखेंगे, इसका 0 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 6 - 2, क्योंकि इसके 2 ही होंगे ना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 2 1 के होगा 2, अब 2 SO2 है तो उसके क्या बन जाएंगे 4, यहाँ पर भी एंड में 4 हो जाएंगे। तो हमने पूछा परसेंटेज ऑफ यील्ड, मतलब कितने हमें मोल्स बने हैं और कितने हम चाहते थे बने, तो उसमें हम देख सकते हैं कितनी हमारी परसेंटेज है यील्ड की, कितना हमें फ़ायदा हुआ या कितनी हमें ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है। अब आता है सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब कोई ऐसा रिएक्शन है कि एक रिएक्शन हो गया, अब वही वहाँ से कुछ ऐसा उसे प्रोडक्ट कुछ मिल जाए, जैसे कोई रिएक्शन होती है हीट के प्रेजेंस में, अगर उसे हीट मिल जाए तो वो आगे होने लग जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऐसे आगे चलती जाएगी। तो कैसे जाएगी, अब देखो पहले जो रिएक्शन हुई, ठीक है, वहाँ पर B जो था वो दोबारा से आ गया और रिएक्ट करके आगे बना दिया, वहाँ पर E आ गया, मतलब जो आगे बना रहे हैं हम उसकी रेशो लेंगे, ठीक है। पहले हम ले लेंगे 3/2 की रेशो, मतलब प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स की रेशो पहले रिएक्शन में। अब आगे कौन बन रहा है, अब E बन रहा है आगे में, हम पीछे में भी E लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे हम 2/1 की, आगे क्या लेंगे 5/3 की। तो मतलब ये प्रोडक्ट्स की जो रेशो है, जो कॉफिशिएंट्स हैं, ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आगे भी बन रहे हैं। तो वो रेशो लेकर हम देख लेंगे पहले कितने मोल्स थे और एंड में कितने बने हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट तो उन्होंने करना है, बाकी तो पार्टिसिपेट थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं फाइनल कितने बनेंगे। अब कुछ लॉस पढ़ते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डायरेक्टर्स एटॉमिक थ्योरी कहती है जो मैटर है वो एटम से बने हैं, वो सबसे छोटे हैं एंड वो इंडिविजुअल है और सभी एटम सेम होते हैं। एटम्स जुड़ जुड़ के कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो सिंपल रेशो में होते हैं, ठीक है, एंड वो फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं, वो कभी भी क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटनी वी लेवर्जर ने, ठीक है। एंड मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा इक्वल ही आएगा, बट कुछ लिमिटेशन है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, E = mc² से, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, मतलब एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। ये J.L. प्लाउस ने दिया था कि अगर आप पानी चाहे रिवर का ले लो, पानी टैप का ले लो, पानी ने H2O ही रहना है, 1:8 में रहना है, ठीक है। तो इसमें लिमिटेशन क्या आ गई कि आइसोटोप्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी कांस्टेंट कॉम्पोजिशन नहीं होती, आइसोमर्स की भी नहीं होती, इसके फॉर्मूले चाहे सेम हो। मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब अब एक जो कंपाउंड है वो कितने सारे कंपाउंड बना रहा है, एक एटम है जो सपोज डिफरेंट एलिमेंट करता है डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए, पर उनकी रेशियो जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल रेशियो होगी, ठीक है। बट हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा नहीं होता, 2.5 2.4 होती है, स्टोइचियोमेट्री में भी नहीं होती आयरन की, ठीक है। अब लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब अब 3 कंपाउंड है COH, CO मिलकर CO2 बनाएंगे, CH CH4, अब HO H2O, मतलब जो C और H ने बाकी कंपाउंड्स बनाए, ठीक है, वो आपस में जो रिएक्ट होगा वो सभी इक्वल प्रोपोर्शन में रिएक्ट होंगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ गैशियस फॉर्म जो गाइलोसेक ने दिया था, उसने बोला सिंपल रेशियो में सभी वॉल्यूम होते हैं ना, जो वो मोल्स ही होते हैं एक हिसाब से, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं 1 लीटर HCl, 1 लीटर Cl, 1 लीटर हाइड्रोजन, 1 लीटर क्लोरीन गिव 2 लीटर ऑफ 2HCl, ठीक है। तो मतलब वो सिंपल रेशियो में आपने लिखा है। तो गैसेस को हम सिमिलर कंडीशन में मर करते हैं। अब गैड्रो लॉ, मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एक है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर, तो उनके मोल्स भी इक्वल होंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो में जो होता है वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर, जिसमें हम लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उसका ट्रू केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एलिमेंट लिख लो, उसकी परसेंटेज लिख लो, एटॉमिक मास लिख लो, फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास उस सबसे छोटे नंबर से कर दो डिवाइड की हमारी रेशियो आ जाए, एंड मल्टीप्लाई कर दो अगर कोई इंटीजर नंबर में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर छोटी यूनिट्स हैं कि अगर फ़ारेनहाइट को करना है कन्वर्ट आपने 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32 हो जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, सेम होते हैं, मिसिबल होते हैं, हेटेरोजेनियस डिफरेंट होते हैं, इमिसिबल होते हैं। मैटर क्या होता है, आई थिंक दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास।
1 meter 100 centimeter, 1 meter 10 decimeter, 1 decimeter 10 centimeter, 1 centimeter cube 1 milliliter, 1 liter 1000 milliliter, 1 liter 1 decimeter cube, 1 decimeter cube 10 to the power 3 centimeter cube, 1 microgram 10 minus 6 gram, 1 microgram equal 10 minus 9 kg. ठीक है, 1 mile 176 steel, 1 yard 3 feet, 1 feet 12 inch, 1 inch 254 centimeter, 1 meter 100 centimeter, 1 किलोमीटर 1000 मीटर. इस छोटे यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं इसे भी. अब बात है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जो हमारे केमिस्ट्री ने हमें दिए हैं हमारे केमिकल रिएक्शन से. पहले यूरिया NH2CO NH2, Na NO3 सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट. केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो हम वो हमारी जो चीज़ें हैं ना जो हम काफ़ी देर तक जो स्टोर रख सकते हैं, जिसकी वजह से जैम्स, पिकल्स. सैनिटाइजर्स किसके बने, इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसे प्रोपेन 2 और भी बोलते हैं. टेक्सल एंड सिस प्लेटिन, सिस से याद रखना है कैंसर थेरेपी, AZT से याद रखना है, A से एड्स, SDO थाइमिन. ठीक है, CFC रिप्लेसिंग कंपाउंड अभी हम बनना है हमारे केमिकल्स के अच्छे केमिकल्स हानिकरण जिससे हमारी ओजोन डिप्लीट कम हो रही है. इंडस्ट्री में यूरेनियम यूज़ करते हैं 235 वाला एटॉमिक बॉम्ब, और ग्लास सीमेंट जो हम जिप्सम से बनाते हैं. मैटर को कैसे डिवाइड करते हैं, फिजिकली सॉलिड लिक्विड गैस, केमिकली प्योर और मिक्सचर में. प्योर में एलिमेंट्स कंपाउंड्स आ जाते हैं और एलिमेंट्स कंपाउंड्स बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं. ठीक है, एक ही उसमें एक ही तरह का एटम होता है. मिक्सचर हेट्रो होते हैं एंड होमो कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशंस के बारे में. सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है. ठीक है, हमने सबसे पहले ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, सॉल्वेंट A और B होता है सोल्यूट. हम इसी के हिसाब से अपने फॉर्मूले लिखेंगे. ठीक है, मोलैलिटी M मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कितने मोल्स हैं हमारे 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में. ठीक है, मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये पता है. मोलैरिटी क्या होता है, WB/MB मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000/V, अगर हम मिलीलीटर में लिखना चाहोगे तो. ठीक है, 5M मतलब 5 मोल्स इन 1 लीटर. फॉर्मेलिटी सेम है बिल्कुल मोलैरिटी से, ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए लिखी जाती है. मोलैलिटी क्या होता है, जो हमारे 1 किलो ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं मोल्स, उसे लिखते हैं आप इस तरह से. ठीक है, मोल फ्रैक्शन होती है किन्हीं भी दो कंपाउंड की जो फ्रैक्शन आती है, जैसे A+X+1 होता है हमेशा. ठीक है, इनकी फ्रैक्शन क्या है, Na/NB इक्वल टू Xa/X/1. मास परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन 100, वॉल्यूम परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अगर मोलैरिटी मास इंटेंसिटी में आपको रिलेशन पूछ लें. ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जैसे मोल्स कह सकते हो, इंटू डेंसिटी इंटू 10. ठीक है, अब स्ट्रेंथ होता है मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी में पूछ ले अगर आपको, तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन में पूछा है, मोलैलिटी में पूछा है, मोलैलिटी क्या करोगे, पहले मोल फ्रैक्शन की इक्वल कर दोगे. ठीक है, फिर लिखोगे इंटू 1000/MA, मतलब जो हमारे सोल्यूट का हमारे सॉल्वेंट का जो मास है वो हम लिखेंगे मोलैलिटी के साथ. अब आती है मोलैरिटी. ठीक है, मोल फ्रैक्शन के साथ, तो क्या करेंगे, मोलैरिटी का लिखेंगे, पहले मोल की फ्रैक्शन लिख दो, NB/XAMA प्लस XBMB, इसकी फ्रैक्शन लिख दो, देन 1000 इंटू डेंसिटी. ठीक है, इसमें डेंसिटी वाला केस ले दिया. मोलैलिटी में इंपॉर्टेंट है, बड़ा M किसके इक्वल है, MD/1/M MB/1000. स्ट्रेंथ इंटू मोलैलिटी, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास इंटू मॉलिक्यूलर मास किसका, हमारे सोल्यूट का. डिल्यूशन इक्वेशन क्या होती है, अगर आप डिल्यूट कर दो किसी इक्वेशन को, वॉल्यूम अगर आप किसी कोई मोल्स की जो वॉल्यूम में प्रेजेंट है उसे आप पानी और डाल दो, क्या होगा, जो मोल्स और सोल्यूट होंगे वो बिफोर एंड आफ्टर डिल्यूशन इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, मोलैरिटी को N/V ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर सेम होंगे तो प्लस होगा, एंड अगर डिफरेंट होंगे तो सेम ऐड होंगे तो प्लस होगा, डिफरेंट ऐड होंगे तो माइनस होगा. ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ सोल्यूट 10⁻⁶, पार्ट्स पर बिलियन इन 10⁹ हो जाएगा. इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय N फैक्टर, कितना उनका फैक्टर है पार्टिसिपेशन का कह सकते हो आप. ठीक है, तो जैसे HCl 1H देगा, HNO3 1H देगा. ठीक है, ऐसे है. अगर फॉस्फोरस में लिखना तो ऑक्सीजन एटम -1 कर देना. प्रोटिक एसिड क्या होता है, जो पानी को H पॉजिटिव देते हैं, बट BOH3 क्या है, वो पानी से OH लेता है और H नेगेटिव H पॉजिटिव उसका अपना ही उसमें रह जाता है. ठीक है, एंड OH में क्या लिख सकते हैं, OH गिवन 1 मॉलिक्यूल ऑफ N फैक्टर. बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. ठीक है, मतलब एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH आइंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस. मतलब यहाँ पर जितने जो बेस है NaOH है, वो कितने H पॉजिटिव के नंबर ऑफ OH दे रहा है अपने एक मॉलिक्यूल में, वो उसका N फैक्टर होगा, उसकी हम कह सकते हैं एसिडिटी होगी. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट दी हुई है. अब बात है ग्राम इक्वलेंट मास अपॉन इक्वलेंट मास के ग्राम इक्वलेंट एक तरह के मोल्स की तरह से होता है. नॉर्मेलिटी क्या कहते हैं, ग्राम इक्वलेंट वॉल्यूम सोल्यूशन. ठीक है, 1000/V अगर मिलीलीटर में लिखना हो. नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का ये रिलेशन है वो N फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन. ठीक है, मास परसेंटेज जो डिपेंड करता है, मोलैरिटी डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ करती है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी. ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू मास इंटू N फैक्टर, एंड वैसे लिख सकते हो मोल्स इंटू N फैक्टर भी लिख सकते हो, और वेट बाय इक्वलेंट वेट.
तो अगर आपने देखा स्टोइकियोमेट्री जरा करना, ये भी सेम मोल्स जैसे करते हैं, तो आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से इक्वल कर देंगे। अगर दो आपने मिक्स कर दिया सोल्यूशन, तो फर्स्ट रिएक्टेंट माइनस फर्स्ट प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि ग्राम इक्वलेंट कितने लेफ्ट हुए, उस पर टोटल वॉल्यूम से देख सकते हो भी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी। अगर परसेंटेज ऑफ फ्री क्लोरीन पूछा है 3.5 इंटू एम इंटू वी बाई डब्ल्यू टू ग्राम। अगर परसेंटेज ऑफ सैंपल पूछ लिया, मतलब इम्प्योरिटीज का पूछा है, प्योर प्लस इम्प्योर, मतलब जो कंपाउंड है डिवाइडेड बाई जितना आपका जो आपका सैंपल डिवाइडेड बाई जितना आपका टोटल कंपाउंड इंटू 100। अगर दोनों नहीं मिक्स हुए ग्राम इक्वलेंट, तो क्या करोगे, जितने ग्राम इक्वलेंट उसका सबका प्लस कर दोगे अलग अलग, ठीक है, सब में सेम होंगे। एक ग्राम इक्वलेंट पहले का दूसरे का एक एक रिजेक्ट करेगा और एक ही बनाएगा, ठीक है। टोटल ग्राम इक्वलेंट बाय टोटल वॉल्यूम होगा। अब आता है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। अब ओलियम का होता है H2SO7, जिसमें H2SO4 होता है, SO3 होता है। उसमें परसेंटेज क्या लिखी होती है 1:2। क्यों लिखी होती है कि 100 ग्राम उसमें ओलियम होता है, 12 ग्राम पानी होता है, H2SO4 इतना बन जाता है, ठीक है। SO3 होता है 80, H2O 18 होता है, एंड डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी की वाटर पा रही है, उसमें मास ऑफ SO3 आएगा। बट जनरली जो होता है हमारा मास ऑफ SO3 आता है 4.44, ठीक है, इंटू आप देख सकते हो कितनी परसेंटेज लेबल दिया है -100, ठीक है। अगर टोटल परसेंटेज निकालनी है SO3 की, मास ऑफ SO3 बाय मास ऑफ वॉल्यूम इंटू 100, ठीक है। एंड अगर लेबल का दिया होगा ज़्यादा, मतलब मोर देन 100%, अगर आंसर आ रहा है या हम यहाँ पर हमारे पूरी कैलकुलेशन के बाद मोर देन 100, फिर आपका जो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर पहले 100 भर दोगे तो फिर आगे की रिएक्शन होना पॉसिबल थोड़ी होगा, ठीक है। सो यही था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।